काल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में बहुत बार डर का प्रयोग किया जाता है और इस डर के प्रयोग से लोग डर जाते हैं और डरने के बाद उनसे गलत तरीके से उल्टे सीधे पैसे रुपए उगाहे भी जाते हैं। ज्योतिष में कुछ ऐसे योगों की बात कर दी जाती है जिनका नाम न तो सुना है, न तो जाना है, न तो समझा है, लेकिन लोग उन योगों का नाम लेकर लोगों के मन में भय का सृजन करते हैं। ज्योतिष का एक ऐसा ही भय पैदा करने वाला योग आजकल बताया जाता है जिसे काल सर्प योग कहते हैं। क्या वाकई में काल सर्प योग कुछ होता है? ज्योतिष का अशुभ योग है या शुभ योग है? कैसा होता है यह काल सर्प योग? क्या काल सर्प योग आपके जीवन पर असर डालता है? क्या है काल सर्प योग का सच? आज चाल चक्र में आप जान पाएंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और खुलेगा आपके लिए भाग्य का दरवाजा। तो ज्योतिष का एक ऐसा योग जो मन में भय का सृजन करता है, मन में भय पैदा करता है, आज उस योग की बात करेंगे। इसका नाम है काल सर्प योग और इसके सच से आपको परिचित कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या के उपरांत तुला राशि में चले जाएंगे। राहुकाल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक होगा और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही होगी। बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, काल सर्प योग एक ऐसा योग है ना कि कुंडली में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, काल सर्प योग है। यहां तक कि अब तो शादी मिलाने में भी लोग काल सर्प योग के पीछे पड़ गए हैं कि लड़के की कुंडली में काल सर्प योग है, शादी खराब है। लड़की की कुंडली में काल सर्प योग है, शादी खराब है। माने काल सर्प योग ना हो गया, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या हो गई। क्या होता है ये काल सर्प योग? पहले यही जानते हैं कि ज्योतिष में इसका अर्थ क्या है, लोग कहते क्या है, होता क्या है दरअसल। देखिए, ज्योतिष जो है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे चलता है। गणित के जो विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को। तमाम शुभ और अशुभ योगों का अध्ययन किया जाता है। ग्रहों का अध्ययन, ग्रहों और राशियों का कॉम्बिनेशन, ग्रहों और ग्रहों का कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन की थियरी है ना, इसको योग कहते हैं। और इस योगों के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन का अध्ययन किया जाता है। योग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, कॉम्बिनेशंस की बड़ी भूमिका होती है। इसी क्रम में ज्योतिष में एक योग और ले आया गया जिसको बहुत अशुभ और विनाशक मानते हैं। इस योग को शामिल किया गया और कहा गया इस योग का नाम है काल सर्प योग। काल सर्प योग के बारे में अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग के बारे में पिक्चर बड़ी क्लियर हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काल सर्प योग के बारे में भ्रम है, कंफ्यूजन है। कुछ विद्वान कहते हैं कि काल सर्प योग होता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि काल सर्प योग कुछ नहीं होता है। यानी ज्योतिष का एक बड़ा समूह काल सर्प योग को मानता है और ज्योतिष का एक बड़ा वर्ग इसको नहीं मानता है। कुछ इसको सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं। जो लोग इस कॉम्बिनेशन को काल सर्प योग को सही मानते हैं वो कहते हैं कि अगर ये योग किसी व्यक्ति के कुंडली में हो तो जीवन में विध्वंस कर देता है, जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है, और अगर इसका सही उपचार न किया जाए तो व्यक्ति जीवन में असफलता के अलावा कुछ नहीं पाता। मतलब जो काल सर्प योग को मानते हैं वो मानते हैं कि ज्योतिष में इससे ज्यादा बुरा योग हो ही नहीं सकता। जो नहीं मानते वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो मानते हैं वो कहते हैं कि अगर कुंडली में काल सर्प योग है तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे, बिना इसकी पूजा पाठ और शांति के जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। ऐसा लोग कहते हैं।
ऐसा सच है या नहीं है वो आगे बताऊंगा मैं, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि कुंडली में अगर काल सर्प योग है तो आपके जीवन का नाश होना निश्चित है। जो लोग काल सर्प योग को मानते हैं, जो लोग काल सर्प योग की पूजा पाठ करवाते हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं? सामान्य रूप से इसके बारे में क्या कहा जाता है पहले ये जानिए, उसके बाद सच बताएंगे आपको। ऐसा माना जाता है कि जब राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं तब कुंडली में काल सर्प योग बन जाता है। यह परिभाषा है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ काल सर्प योग, कि राहु और केतु के एक तरफ सारे योग आ जाएं तो काल सर्प योग बन जाएगा। और कुल मिला के बड़े सारे काल सर्प योग बताए जाते हैं। अनंत काल सर्प, कुलिक काल सर्प, वासुकी, शंखचूड़, तक्षक, पद्म, करकोटक, ये जो सांपों के नाम हैं, पुराणों में सांपों के नाम दिए गए ना, तो नागों के सांपों के नाम पर काल सर्प योग का नाम रख दिया गया। कहा जाता है कि अलग अलग भावों से, अलग अलग हाउसेस से बनने वाला काल सर्प योग अलग अलग तरह के दुष्परिणाम पैदा करता है, अलग अलग तरह की मुश्किलें जीवन में बढ़ा देता है। क्या करता है ये? लोग ये कहते हैं कि काल सर्प योग अगर कुंडली में हो तो ये करियर की समस्या पैदा करता है, धन की मुश्किल पैदा करता है, कभी कभी ये अपयश देता है जिंदगी में, कभी कभी विवाद करवा देता है, कभी कभी झगड़े झंझट करवा देता है। फिर यह भी कहा जाता है कि कुंडली में हो तो इतना खतरनाक है कि इसके होने पर कुंडली का कोई शुभ योग काम नहीं करता। यानी अगर कुंडली में काल सर्प योग है तो व्यक्ति को केवल और केवल असफलता ही हाथ में लगती है, व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता। अगर कुंडली में काल सर्प योग है तो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होगा, ऐसा लोग मानते हैं। और लोग कहते हैं कि कुंडली में काल सर्प योग है, बाकी ग्रह कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बाकी ग्रह कितने भी मजबूत क्यों ना हो, आप सफल नहीं होंगे। ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा लोग विचार करते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या वाकई में ऐसा है? काल सर्प योग का सच क्या है? व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड इट? क्या है इसका सच? देखिए, चलिए सच्चाई भी बताते हैं आपको। पहले ये जानिए कि ज्योतिष के तमाम मुख्य विद्वान हुए हैं। ज्योतिष की जो बेसिक किताबें हैं, तकरीबन 17 ज्योतिष की मुख्य पुस्तकें हैं। बृहद जातक, बृहद पराशर होरा शास्त्र, मानसागरी और उत्तर कालामृत, पूर्व कालामृत, बड़ी सारी पुस्तकें हैं। महर्षि लगध की पहली पुस्तक है वेदांग ज्योतिष, और वहीं से भारत में ज्योतिष की शुरुआत मानी जाती है। तो महर्षि लगध के वेदांग ज्योतिष से लेके और वर्तमान में डॉक्टर बीवी रमन ने एक पुस्तक लिखी है 300 वंडरफुल कॉम्बिनेशंस। ये वहां से यहां तक की यात्रा है, महर्षि लगध से लेके के.एन. राव तक या महर्षि लगध से लेके डॉक्टर बीवी रमन तक। किसी भी महान विद्वान ने काल सर्प योग का उल्लेख नहीं किया है, किसी ने लिखा ही नहीं। यहां तक कि डॉक्टर बीवी रमन ने 300 वंडरफुल कॉम्बिनेशन में भी नहीं लिखा कि काल सर्प योग कोई योग होता है। और डॉक्टर के.एन. राव ने इसके ऊपर बाकायदा एक शोध किया और उन्होंने शोध करके बताया कि काल सर्प योग कुछ नहीं होता। तो किसी भी विद्वान ने काल सर्प योग का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए काल सर्प योग जैसा कोई योग अस्तित्व में नहीं है। यह जरूर है कि काल सर्प योग राहु और केतु से बनता है, इसलिए राहु का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। राहु का योग है और राहु का प्रभाव भी इंपॉर्टेंट है। काल सर्प योग में जिस चीज से लोग डरते हैं वो काल सर्प योग है, लेकिन दरअसल जो निगेटिव प्रभाव पैदा होने की बात की जाती है वो राहु है। राहु के नाम पे बड़े सारे योग बाजार में दौड़ रहे हैं, जैसे पितृदोष, उसको लेके भी परेशान है लोग आजकल। कुंडली में कुछ नहीं है, पितृदोष है। अरे भैया, पूछो कि कौन से पितृ आके जीवन में समस्या पैदा कर रहे हैं, पूछो कि किस पुस्तक से पितृदोष पैदा हो गया। तो ये राहु के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को लोग काल सर्प योग कह देते हैं, लोग पितृदोष कह देते हैं, लोग ग्रहण दोष कह देते हैं, लेकिन देखो है तो राहु ही। राहु का प्रभाव महत्वपूर्ण है, काल सर्प योग का प्रभाव नहीं होता। काल सर्प योग कुछ होता ही नहीं है। और जो राहु केतु का प्रभाव है ये जीवन में छाया की तरह होता है। दे आर द इमेजिनेटिव प्लैनेट्स। राहु केतु सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव की छाया है, मुश्किल की सूचना है, मुश्किल की छाया है। मुश्किल है कि नहीं है वो तो बात की बात है। तो राहु केतु का प्रभाव छाया की तरह होता है, इमेजिनेटिव होता है, रियलिटी नहीं होती। और अगर रियलिटी होती है तो वो किसी और कारण से होती है।
इसलिए काल सर्प योग के नाम पे राहु को बदनाम मत कीजिए। वो राहु की अपनी समस्या है, राहु के अपने कॉम्बिनेशंस हैं। अब राहु के कॉम्बिनेशंस को आप काल सर्प योग में घसीटेंगे तो वो उचित नहीं होगा। इसीलिए जो लोग काल सर्प योग की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हैं। काल सर्प योग कुछ नहीं होता। काल सर्प योग से छाया की तरह के परिणाम पैदा होते हैं। अगर हम मान ले काल सर्प योग है, मान भी ले चलिए आपकी बात, तो काल सर्प योग से जो परिणाम पैदा होते हैं ना, वो छाया की तरह के होते हैं। राहु एक इमेजिनेटिव प्लेनेट है, तो छाया की तरह परिणाम पैदा करता है, सूचना देता है, इंडिकेटिव है। तो उसको लेके डरना, क्यों डरना है भाई? आप राहु को समझिए, काल सर्प योग के पीछे काहे पड़े हुए हैं। और अगर हम मान लेना ये बात कि काल सर्प योग होता है, पहले तो ऐसा कोई योग होता ही नहीं है, और अगर ये मान ले कि काल सर्प योग होता है, तो दुनिया के जितने भी महान लोग हैं ना, जितने भी विशेष लोग हैं, सबकी कुंडली में काल सर्प योग है। अब बताइए कि जिस योग से लोग महान और विशेष बनते हैं, उस योग से आपको डराया जाए, कहा जाए कि इसकी शांति करा लो, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। इसीलिए इसके नाम पे डर पैदा करना उचित नहीं है, क्योंकि जो अस्तित्व में ही नहीं है उसके लिए क्यों डर पैदा करना। रात के समय में कहें कि सूर्य को जल चढ़ा दो, बहुत फायदा होगा। अब रात में सूर्य निकलेगा ही नहीं, जल किसको चढ़ाओगे भाई? इसलिए जो योग है ही नहीं, उसके नाम पर डर पैदा नहीं करना चाहिए। और देखिए, अगर कुंडली में कोई कहता है काल सर्प योग है, तो जरा राहु की पोजीशनिंग देखिए, राहु कैसा है। राहु अगर निगेटिव है तो राहु का उपाय करिए, काल सर्प योग का उपाय करने की जरूरत नहीं है। काल सर्प योग जब है ही नहीं तो उपाय किस बात का करेंगे? इसलिए काल सर्प योग की चिंता छोड़ दीजिए। काल सर्प योग अगर कोई आपकी कुंडली में बताए तो सिर्फ आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में राहु कैसा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुंडली में राहु खराब हो, उसके उपाय की जरूरत हो। लेकिन काल सर्प योग का उपाय आप करेंगे, काल सर्प योग के नाम पे आप उपाय करेंगे, जो अस्तित्व में ही नहीं है उसके लिए उपाय करेंगे, यह उचित नहीं होगा। एक महान प्रश्न, कुंडली में काल सर्प योग है, इससे बचने के उपाय क्या हैं? पहली बात तो यह कि बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि योग होता ही नहीं है। फिर भी अगर कोई कहता है कि काल सर्प योग है, तो क्या समझना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, काल सर्प योग कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक काल सर्प योग। इसलिए अगर कुछ सर्प जैसा है, क्योंकि कुंडली में क्या होता है, कभी कभी एकावली योग होता है, इसको माला योग भी कहते हैं, श्रृंखला योग भी कहते हैं। अगर एकावली योग को आप काल सर्प कहेंगे तो हो चुका कल्याण। इसीलिए अगर कुछ सर्प जैसा दिखता भी है, या राहु का प्रभाव ऐसा निगेटिव है, तो राहु का प्रभाव आपके पूर्व जन्म के संस्कार बता रहा है ना। राहु अगर खराब है तो वो ये बताता है कि आपके पूर्व जन्म में आपके संस्कार कैसे थे, दैट्स ऑल। आप उसको समझने के लिए राहु का सहारा ले सकते हैं, लेकिन काल सर्प योग के नाम पे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम राहु की बात करें, क्योंकि काल सर्प योग का जो मुख्य हीरो है वो तो राहु है। राहु के नाम पे आप 50 योगों का नाम ले लीजिए, और योग सब राहु से ही बनते हैं, इसलिए मुख्य भूमिका तो राहु की होती है। नाम आप कुछ भी ले लें। राहु की जो अलग अलग स्थितियां होती हैं जीवन में, लग्न का राहु, दूसरे भाव का राहु, तृतीयस्थ राहु, चतुर्थस्थ राहु, पांचवें खाने का राहु, तो अलग अलग खानों का, अलग अलग भावों का जो राहु है वो जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है। इसके लिए राहु के उपाय करने चाहिए, काल सर्प योग के नहीं, क्योंकि काल सर्प योग तो है ही नहीं, और आप काल सर्प योग के उपाय करते हैं। लोग कहते हैं काल सर्प योग का उपाय करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भाई, जो योग है ही नहीं उसका उपाय क्यों करवा लिए? और अगर करवा लिए तो शांति रखिए, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है, नुकसान ही हो रहा है आपको, पैसा ही बर्बाद हुआ, फायदा कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि योग होता ही नहीं है। हाँ, राहु के प्रभाव की अगर शांति कराएं, राहु को समझ के अगर उपाय कराएं, तो शायद कुछ फायदा आपको हो जाए। और राहु के प्रभाव से आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ग्रह हैं वो ईश्वर के अधीन हैं। तो जो वैसे भी ईश्वर के भक्त हैं, उनको ग्रहों से डरने की जरूरत क्या है, डरते क्यों हैं? लेकिन मान लिया राहु कुंडली में खराब है, तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि कभी कभी राहु आकस्मिक रूप से आदमी को बहुत फायदा भी देता है। और फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, मीडिया में, ग्लैमर में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में राहु बेहद प्रभावशाली होता है। इसीलिए राहु के प्रभाव से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि राहु थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो जाए तो आपको बहुत फायदा देगा, आपको बहुत लाभ देगा।
और काल सर्प योग को लेके मन में कोई भय या दुविधा मत पालिए, क्योंकि जो है ही नहीं उसके लिए भय क्यों है, दुविधा क्यों है, होता है नहीं होता है ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं। प्रमाण मैंने आपको बता दिया कि जब कुछ है ही नहीं तो उसको लेके भय भी मत रखिए, दुविधा भी मत रखिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर कुंडली में राहु खराब है तो संस्कारों को शुद्ध रखिए, क्योंकि अगर आपके संस्कार, आपका खान पान, आपका विचार, बर्ताव, व्यवहार ये खराब होगा तो आपके राहु पर इसका निगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए अपने संस्कारों को शुद्ध रखने की आवश्यकता है अगर कुंडली में राहु खराब है तो। लेकिन ये नहीं कि काल सर्पयोग के लिए दौड़े पड़े हैं, राहु देखिए बस, दैट्स ऑल, कोई काल सर्पयोग नहीं होता। इसीलिए काल सर्पयोग के नाम पे किसी भी पूजा को प्रश्रय मत दीजिए कि पूजा करा लो, पाठ करा लो, शांति करा लो। अरे भाई, जिसका अस्तित्व नहीं उसके लिए शांति क्या और पूजा क्या। यह जरूर है कि राहु अगर खराब है कुंडली में या राहु की वजह से कोई प्रॉब्लम है जीवन में तो उसके लिए आप राहु के उपाय करिए और देवाधिदेव महादेव की उपासना करिए। जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं जो कुंडली में राहु बताता है, या जो जीवन में राहु की खराब स्थिति है ना, इसको दुरुस्त करने के लिए देवाधिदेव महादेव की पूजा बहुत अच्छी है। भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली के ग्रह नियंत्रित होते हैं, कुंडली के ग्रह कंट्रोल होते हैं। लेकिन उसको काल सर्पयोग के नाम पे मत करिए, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, क्योंकि काल सर्पयोग कुछ नहीं होता। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे भय खाने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए किसी उपाय को करने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप राहु को देखकर राहु के लिए उपाय कर सकते हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं बिहार से, अनु है हमारे साथ। अनु से बात करते हैं। अनु बताइए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। मुझे अपने फ्यूचर मतलब करियर के बारे में जानना है। मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ, इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 सितंबर 1997। समय बताइए। 7:15 शाम में। सुबह 7 बज के? शाम 7:15। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंगेर। कहाँ से बोल रही हैं? अभी सहरसा से बोल रही हूँ। सहरसा से बोल रही हैं। क्या जानना चाहती हैं बहन जी? अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरा मेडिकल में सिलेक्शन होगा या नहीं, मेरा करियर कैसा होगा मेडिकल के क्षेत्र में। देखो, कुंडली बनती है मीन लग्न की, राशि बन रही है धनु। जो कुंडली में करियर का गवर्निंग प्लेनेट है शुक्र, वो काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। करियर का दूसरा गवर्नर बृहस्पति भी कमजोर है। इस कुंडली में मेडिकल में जाने की जो संभावना है वो थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। इस कुंडली में मेडिकल के योग मजबूत नहीं दिखते। इस कुंडली में ज्यादातर जो संभावनाएं हैं वो टीचिंग फील्ड में जाने की हैं, या मेडिकल में भी अगर जाते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मा में जा सकती हैं, नर्सिंग में जा सकती हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर सकती हैं। ऐसी संभावना बनती है। लेकिन इस कुंडली में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आप डॉक्टर बनेंगी। इस कुंडली में मेडिकल के कॉम्बिनेशन कमजोर हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का मामला भी अच्छा नहीं दिख रहा है, मंगल अष्टम में चला गया है, तो जरा डाइजेशन का ध्यान रखें और गायनिक प्रॉब्लम ना हो इसका भी ध्यान रखें। सेहत का मामला अच्छा नहीं दिख रहा। इसको बेहतर करने के लिए सबसे पहली सलाह यही है आपके लिए कि आप एक मोती बनवा के पहने। 10 से 12 रत्ती की मोती, नेचुरल पर्ल, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को एक मोती पहन ले, सुंदर रहेगा। और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाएं। ये 2 काम करें। ऐसा करने से थोड़ा सा करियर अच्छा होगा और आपका पढ़ाई में ठीक तरीके से मन भी लगेगा। तो काल सर्प योग को लेके आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई योग नहीं होता। इसलिए कभी भी कोई आपसे कहे ऐसा योग है, इसकी शांति करा लो, इसकी पूजा करा लो, तो उस पर दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कुंडली में ये देख लीजिए कि आपका राहु कैसा है, और अगर आपका राहु ठीक नहीं है तो आपको राहु के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। लेकिन बेफजूल काल सर्पयोग, पितृदोष, इन चीज़ों के पीछे दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें राहु के ही निगेटिव योगों के नाम हैं। ये अलग से कुछ स्पेशल बात नहीं है जिसकी चिंता की जाए। तो काल सर्पयोग को लेके भगवान शिव की पूजा ज़्यादातर लोग करने और करवाने की सलाह देते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा में कोई हर्ज नहीं है। राहु के लिए भी शिव जी की पूजा की जा सकती है,
लेकिन ये कहना कि काल सर्प योग के लिए शिव की पूजा की जाए वो उचित नहीं है। वैसे आप शिव जी की पूजा करिए, कुंडली में अगर कोई निगेटिव योग है तो वो दूर हो जाएगा, लेकिन काल सर्प योग के नाम पे शिव जी की पूजा करना या पैसा खर्च करना या उस योग से डरना या डर डर के काम करना, इसको लेके परेशान मत हो, क्योंकि काल सर्प योग कुछ नहीं होता। राहु की अलग अलग स्थितियां हैं, उनके उपाय करें, भगवान शिव की शरण में रहें, बस आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलिए अपनी राशियों का हाल समझ लीजिए और जान लीजिए कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना है। टेलीफोन लगाते रहिए, क्योंकि इसके बाद आपके सवालों के जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, अगर आप नियमित रूप से ओट्स खाएं, ओट्स को हिंदी में जई कहते हैं, जई एक तरह का अनाज है। अगर ओट्स आप नियमित रूप से खाएं तो डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाएगी, और अगर डायबिटीज है तो ये कंट्रोल में रहेगी। और भी अच्छी बात, ओट्स खाने से, नियमित रूप से अगर आप ओट्स खाएं तो शरीर का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, यानी हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना भी नहीं रहेगी। ओट्स बेहद फायदेमंद चीज है, जई बेहद फायदेमंद है। इसको जितना खाएंगे शरीर मन एकदम परफेक्ट होगा और डायबिटीज से, हार्ट की प्रॉब्लम से आप सुरक्षित बने रहेंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दृष्टिपात करते हैं मेष राशि पर। मेष राशि वालों के लिए आज दिन भर दौड़ भाग की स्थिति दिखाई दे रही है। नौकरी में पद परिवर्तन होने के योग हैं। अचानक धन की प्राप्ति के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग काला है और भाग्य है 89%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। मुकदमों का निपटारा हो सकता है। अचानक कहीं यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 90%। मिथुन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपका छूट सकता है। काफी तनाव और दबाव आपका दिख सकता है। यात्रा करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 64%। कर्क राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे, लेकिन रिश्तों को लेकर थोड़ी उलझन दिखाई दे रही है, ध्यान रखें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 67%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। नौकरी में तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। काफी धन भी आपका खर्च हो सकता है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 53%। कन्या राशि, नई जिम्मेदारियों के और परिवर्तन के योग बने हुए हैं। नौकरी में तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे, चिंता बिल्कुल न करें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 78%। तुला राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन है। जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है। धन और उपहार की प्राप्ति के संकेत भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 71%। वृश्चिक राशि, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा। धन का खर्च आपका बढ़ सकता है। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 83%। धनु राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। किसी नई संपत्ति का आप क्रय कर सकते हैं। कोई नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। नौकरी में और जीवन में नए अवसर भी इस समय आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों के योग बन रहे हैं। धन आसानी से आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 88%। कुंभ राशि,
नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिल सकता है। संतान प्राप्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। पुराना फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग हल्का पीला है और भाग्य है 76%। मीन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। संतान को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंताएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 50%। एक दर्शक जुड़ रही हैं पिंकी हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। पिंकी जी बताइए। हाँ सर, मेरा वैवाहिक जीवन ना एकदम ठीक नहीं चल रही है। बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मेरा मैंने हस्बैंड मुझको बहुत मारते हैं, झगड़ा करते हैं। जन्म की तारीख बताइए। हाँ, सितंबर 18 सितंबर 1988। समय बताइए। हाँ, समय तो जानी ना सर। सुबह दोपहर शाम रात कुछ भी नहीं पता है ना। ठीक है, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 5। देखो, इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है ना, वो ये कहती है कि वाकई में वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं और ये मुश्किलें अभी समाप्त होने में समय लगेगा। ये तो जरूर है कि डिवोर्स होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि शादी तो चलेगी, लेकिन आपका जो वैवाहिक जीवन ठीक होने का सवाल है, जो वैवाहिक जीवन बेहतर होने का सवाल है, उसमें करीब 1 साल का समय लगेगा। अगले साल के जुलाई अगस्त के बाद से आपका वैवाहिक जीवन ठीक होना शुरू हो जाएगा। तब तक आप धैर्य बनाए रखिए। दूसरा यह है कि इस 1 साल में आपको चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो जाए या वैवाहिक जीवन में कोई ऐसी बड़ी समस्या ना आ जाए। इसको रोकने के उपाय किए जाएं ताकि आप सुरक्षित भी रहें और जैसे तैसे करके 1 साल ठीक से आपका निकल जाए। एक ओपल बनवा लीजिए, 10-12 रत्ती का एक ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, शुक्रवार की शाम को एक तो ओपल पहन लीजिए। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का सुबह 108 बार और शाम को 108 बार जप करिए तो बहुत अच्छा होगा। मंगलवार शनिवार इन 2 दिन कोई नॉनवेज की चीज का सेवन नहीं करेंगी। मंगलवार और शनिवार को मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। इतना करिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर होगा और आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। बिलासपुर से विनीत जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विनीत से बात करते हैं। विनीत बताइए। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। 2007 से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिकल्स का काम है मेरा, इलेक्ट्रिकल्स का व्यापार है। उस पर मुझे सफलता, मतलब मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन उतना आय अर्जित नहीं होता है, तो उसके लिए और क्या करना चाहिए गुरुजी? जन्म तारीख बताइए विनीत। 7 जून 1986। 7 जून हाँ 1986। समय बताइए। समय सुबह 8 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो ये जो काम आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल का, ये अकेले ही करते हैं या पार्टनर है कोई? नहीं, पार्टनर कोई नहीं है। पिताजी बैठते हैं शॉप में। लेकिन दुकान मुख्य रूप से आप ही संभालते हैं? हाँ, पूरा संभालता हूँ। बाहर का काम भी मैं ही देखता हूँ। साइडों कोई रत्न पहना हुआ है आपने? सर, इसके पहले वो मूंगा पहना था, मतलब मूंगा पहना हूँ मैं 3-4-5 साल से लगभग। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ मतलब मुझे वर्क मिल रहा है या मुझे कुछ ऐसा वर्क मिलना नहीं है, बल्कि मूंगा पहनने से आप मुश्किल में आ जाएंगे। खैर, मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी वृषभ है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आपको बेहद सूट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो बेहतर समय है ना, वो बस आने ही वाला है। आपको चिंता की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपका बेहतर समय इसी साल के सितंबर के महीने से शुरू होगा। काम आपका बढ़िया चलेगा, लेकिन आपको वही है कि दुकान पे बैठ के काम नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए बहुत दौड़ भाग करनी पड़ेगी। तो पिताजी को दुकान पे बैठाएं, खुद दौड़ भाग करें, खुद मेहनत करें, क्योंकि स्थिर होके तो पैसे नहीं आएंगे, लेकिन आप दौड़ेंगे भागेंगे तो काम आपका बहुत बढ़िया है। आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। एक तो यह है कि आने वाले समय में पैसे बहुत आएंगे, काम बहुत अच्छा होगा, लेकिन जरा सेहत का ध्यान रखिएगा, पेट में कोई दिक्कत ना हो और बहुत अर्ली आपको डायबिटीज ना हो जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखें।
तीसरी बात यह है कि मूंगा बिल्कुल नहीं पहनेंगे, वरना कर्जा भी बढ़ेगा और किसी दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं। तो मूंगा निकाल दें। एक पन्ना बनवा लें, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। तो एक पन्ना आप पहन लें और सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। शनि मंत्र का सुबह शाम जप करें, एक पन्ना पहन लें और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। तो ऐसा आप करना शुरू करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है, आपको खूब सफलता मिलेगी। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से एक कीमती उपाय। देखिए, घर के दरवाजों को, खिड़कियों को भाड़ भाड़ करके जोर जोर से बंद मत करिए। न जोर से खोलिए न जोर से बंद करिए। दरवाजे खिड़की अगर खुलते बंद होते समय जोर जोर से आवाज करेंगे तो घर में कलेश और कलह बढ़ेगा और आपका संबंध घर के बड़े बूढ़ों के साथ खराब होगा। इसलिए घर में दरवाजे में अगर भड़ तड़ की आवाज आ रही है तो दरवाजों को ठीक करवाइए, क्योंकि दरवाजे खिड़कियां खोलते बंद करते समय अगर जोर जोर की आवाज होगी तो इससे घर में कलह कलेश निश्चित रूप से बढ़ सकता है। चलिए अब जानते हैं उस समय के बारे में जो आज का सबसे महत्वपूर्ण समय है, यानी आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से रुके हुए काम बनेंगे। गुप्त नवरात्रि चल रही है इस समय, लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर फिर से नोट करें, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।